हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी चैनल। और इस वीडियो में हम लोग सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को कवर करेंगे। पिछले वीडियो में टॉप 7 सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को कवर किए थे। उसके बाद जो और भी स्कीम्स बचते हैं जो इम्पोर्टेंट तो हैं, और तो हम लोग इस वीडियो में वो सारे के सारे स्कीम्स को कवर करेंगे। और इस वीडियो को आप 1.5x पे देखिएगा क्योंकि थोड़ा स्लो रहेगा ये वीडियो, ठीक है। और शुरू करने से पहले एक बात और बता दूं मैं आपको कि और भी सारी वीडियोस ईपीएफओ के लिए, जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट और जो फैक्ट्रीज एक्ट है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेबर लॉज हैं, तो उसको अपलोड कर दिया गया है। और काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स हैं, वीडियोस भी काफ़ी शॉर्ट में और डिटेल में है। तो अगर आपको लगता है कि आप वो कवर कर सकते हैं तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। और ठीक है, शुरू करते हैं। उसके पहले एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। आत्मविश्वास कम हो जाना एक कायर पुरुष का लक्षण है। हारने पर एक जोश पैदा होता है कि अब की बार तो मैं परास्त हो गया, लेकिन अब की बार ऐसा उठूंगा कि मुझे परास्त नहीं कर पाएगा। आप भगवान के अंश हैं, इस बात को समझिए। परास्त होना या विजयी होना एक खास बात नहीं है, लेकिन आत्म उत्साह टूट जाना ये खास बात है। इसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ हम लोग अपना ये लेक्चर शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के बारे में, ठीक है। तो ये प्रोग्राम क्या होता है? ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है, जो लॉन्च हुआ था 15 अगस्त 1995 को। और ये क्राइटेरिया बताता है जो बिलो पॉवर्टी लाइन के फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे इसमें कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, ठीक है, पहला। और ये बीपीएल फैमिली को टारगेट करता है, ठीक है। अब देखिए, ये सब जितने भी मैं ये आपको स्कीम्स और ये सब बता रहा हूँ, ये सब टेस्ट सीरीज़ से लिया गया है। वेरियस जो इंस्टीट्यूट हैं वो सब सारे अपने जो टेस्ट सीरीज़ हैं, तो मैं उनको कंपाइल करके एक वीडियो, मतलब एक पीडीएफ में बना के इसको अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें आपके सारे के सारे स्कीम्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो सब कवर हो सकते हैं, हो सकते नहीं है, हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, दूसरा है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ठीक है। तो ये स्कीम एक नॉन कंट्रीब्यूटरी ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, और ये कवर करता है उन इंडियंस को जिनका उम्र 60 ईयर्स के या फिर उसके अबव है, और जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, ठीक है। उन सारे के सारे ओल्ड एज जो लोग हैं उनको कवर करता है ये। और इसमें जो मंथली पेंशन है वो 300 रुपीज़ दिया जाएगा, जिसमें से जो 100 रुपीज़ है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी, और जो 200 रुपीज़ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से जाएगा, ठीक है। और जो 80 या 80 के अबव हैं उनको मंथली पेंशन इसमें 500 दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ठीक है। दूसरा स्कीम है इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम। तो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये विडो के लिए है, ठीक है। और ये इंट्रोड्यूस किया गया था 2009 में, ठीक है। और ये बताता है पॉवर्टी लाइन में जो विडोज़ हैं जिनकी एज ग्रुप है 40 to 79, ठीक है, और उनको मंथली पेंशन मिलेगा 300, ठीक है। और ये जो प्रोग्राम है ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आती है, ठीक है। अब देखिए, दूसरा है इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है इसका? ऐसे इंडिविजुअल जो 18 साल या फिर उसके ऊपर हैं, ठीक है, और जो 80% डिसेबल हैं, ठीक है, और वो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, ठीक है। इसमें 300 पर मंथ दिया जाएगा, और 500
उनके लिए जो 80 साल या उसके ऊपर हैं, ठीक है। फिर आता है नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, ठीक है। इन द इवेंट ऑफ डेथ, जो मतलब घर का जो वो है जो कमाता है, अगर उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो फैमिली को एक लमसम मतलब कि एक होलसम अमाउंट 20,000 का मिल जाएगा, ठीक है, जो इस स्कीम के अंडर हैं, ठीक है। और जो अर्न करता है उसकी एज 18 to 64 ईयर्स के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एक होता है अन्नपूर्णा स्कीम, तो ये जो है ये फूड प्रोवाइड कराता है, ठीक है, फूड सिक्योरिटी के लिए है ये, और ये उन सीनियर सिटीजन्स को टारगेट करता है जो इंदिरा गांधी, ये जो पहला था ना, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम के अंडर कवर नहीं है, उनको ये कवर करता है, ठीक है। इसमें 10 kg ऑफ राइस जो हैं वो फ्री में हर महीने दिए जाएंगे, ठीक है। अब इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड जो हमारा जो आर्टिकल 41 है DPSP का, वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि स्टेट प्रोवाइड करेगा पब्लिक असिस्टेंस अपने सिटीजन्स को अगर वो अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं या फिर ओल्ड एज में हैं या फिर उनका सिकनेस हो रखा है या फिर डिसेबलमेंट हो रखा है, ठीक है। और जो अदर अनसर्व्ड जो वांट्स हैं उसमें, ठीक है। तो ये आर्टिकल 41 है। फिर इसके बाद हम लोग नीचे देखते हैं। अब देखिए जो इंडिया में सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराया जाता है वो क्या क्या है, जैसे एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है, नेशनल पेंशन स्कीम्स, LIC, पोस्टल प्रोविडेंट फंड, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, इनकम टैक्स एंड जनरल सेल्स टैक्स। ये दोनों जो टैक्स हैं ये कंसिडर नहीं किए जाते हैं सोशल सिक्योरिटी को प्रोवाइड कराने के लिए, क्योंकि ये तो टैक्स है ना, ये कोई स्कीम थोड़ी है, ठीक है। फिर देखिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अब ये हम लोग पहले कवर कर चुके हैं, लेकिन एक बार शॉर्ट में और देख लेते हैं ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो गवर्नमेंट स्कीम है ये 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। ये अफोर्डेबल इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है पुअर को और जो अंडर प्रिविलेज पीपल हैं उनको इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 70 ईयर्स, ठीक है, जिनके पास बैंक अकाउंट हो और प्रीमियम 12 रुपीज़ पर एनम पे करते हों, ठीक है। फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रोवाइड कराता है एक इंश्योरेंस पॉलिसी को जो पीपल जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं उनको, ठीक है। और जो स्कीम है ये एडमिनिस्टर किया जाता है इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर के हों, ठीक है। अब कुछ बेनिफिट्स हैं, सम ऑफ द बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द स्कीम। क्या बेनिफिट हैं, इसमें लाइफ कवर ऑफर किया जाता है 2 लाख फॉर 1 ईयर टू ऑल इट्स अकाउंट होल्डर्स, ठीक है, 2 लाख का कवर मिलता है। और जो लाइफ कवर है ये एक्सीडेंटल डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी को भी कवर करता है, ठीक है। अ लाइफ कवर ऑफ 1 लाख इज़ प्रोवाइडेड बेनिफिशियरी इन केस ऑफ पार्शियल डिसेबिलिटी, मतलब कि अगर वो पार्शियल डिसेबल हो जाते हैं तो उनको 1 लाख का कवर मिलेगा, ठीक है। फिर जो ये स्कीम है वो कोई भी इंडिविजुअल अवेल कर सकता है जिनकी एज 18 ईयर्स से शुरू होकर 70 ईयर्स के बीच में है, ठीक है। और इन केस ऑफ डेथ अकाउंट होल्डर, ठीक है, जो नॉमिनी होंगे उनको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और ये स्कीम जो है ये एनुअल प्रीमियम लेगा 20 रुपीज़ पर मेंबर, ठीक है। फिर ऑटो डेबिट हो जाएगा 1 जून एवरी ईयर, ठीक है, ये सब तो ठीक है। फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की एलिजिबिलिटी क्या है, तो ये एलिजिबिलिटी भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि उनके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, उनका एज होना चाहिए इतना, ठीक है।
फिर जो उनका फ़ोन नंबर होना चाहिए वो लिंक होना चाहिए, आधार कार्ड के डिटेल्स होने चाहिए। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं कि उनका बैंक अकाउंट में और कोई जो स्कीम्स हैं वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फिर जो उनके नॉमिनीज़ हैं वो भी होने चाहिए, ये सब है, ठीक है। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे वो। फिर स्वाधार गृह स्कीम, ठीक है। स्वाधार गृह स्कीम ये एक स्कीम है जो वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री के अंडर आती है, और ये इम्प्लीमेंट करता है ये स्कीम जो ऐसे वुमेंस को टारगेट करती हैं जो वुमेंस विक्टिम हैं डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस की, ठीक है, जिनको रिहैबिलिटेशन के सपोर्ट चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ को डिग्निटी के साथ जी सकें, ठीक है। और ये स्कीम जो है ये क्या क्या प्रोवाइड करता है, ये शेल्टर प्रोवाइड करता है, फूड, क्लोथिंग, हेल्थ, इकोनॉमिक और सोशल सिक्योरिटी इंश्योर करता है, ठीक है। तो ये जो स्वाधार गृह स्कीम है ये सेटअप होगा हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे 30 वुमेन की कैपेसिटी बनाई गई है, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला था 10 वुमेन, तो फिर वो गलत था, तो इसीलिए 30 वुमेन्स आप याद रखेंगे, ठीक है। इतने डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। और फॉर बिग सिटीज़ एंड अदर डिस्ट्रिक्ट हैविंग मोर देन 40 लाख पॉपुलेशन और दोज डिस्ट्रिक्ट वेयर देयर इज़ नीड फॉर एडिशनल सपोर्ट टू द वुमेन मोर देन, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये कैटर करता है प्राइमरी नीड ऑफ शेल्टर, फूड, क्लोथिंग, मेडिसिन, ये सब, ठीक है। मतलब जो बेसिक नेसेसिटी है वो तो प्रोवाइड कराएगा ही। इमोशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और गाइडेंस प्रोवाइड करता है, रीएडजस्टमेंट, फैमिली सोसाइटी में उसको रीएडजस्ट करता है, रिहेबिलिटेट करता है, ठीक है। फ्रेश लाइफ जीने के लिए डिग्निटी प्रोवाइड कराता है, ये सब। बेनिफिशियरीज कौन कौन है, वुमेन हु आर डिजर्टेड एंड आर विदाउट एनी सोशल एंड इकोनॉमिक सपोर्ट, ठीक है, जिनके पास कोई सोशल और इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं है, ऐसे वुमेंस को, ठीक है, जो नेचुरल डिजास्टर में मान लो घर से अलग हो गई, ठीक है, और वो सब। फिर उसके बाद जो प्रिजनर्स में हैं, जो जेल में हैं, उनको। फिर डोमेस्टिक वायलेंस जो फेस किए हैं, ठीक है, उनको भी। फिर जो ट्रैफिक वुमेन हैं, ठीक है, उनको भी। फिर जो HIV और एड्स और ये सब से जो पीड़ित वुमेंस हैं उनको भी। और जो उज्ज्वला स्कीम के अंडर वुमेंस हैं उनको भी ये सब कवर करता है, ठीक है। तो काफ़ी ब्रॉड एंड होलिस्टिक बेनिफिशरीज हैं ये सब, ठीक है। फिर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017, तो ये एक्ट अप्लाई होता है हर एक इस्टेब्लिशमेंट में जहाँ पे 10 और उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ पेड मैटरनिटी लीव अवेलेबल फ्रॉम एग्जिस्टिंग। तो पहले 12 वीक्स का छुट्टी मिलता था, लेकिन अब उसको बढ़ा के 26 वीक्स कर दिया गया है, ठीक है। अ वुमेन ओनली मस्ट हैव बीन वर्किंग एज एन एम्प्लॉय इन एन एस्टेब्लिशमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 80 डेज विद इन द पास्ट 12 मंथ। तो ये क्वेश्चन में बोला था 80 डेज़ की जगह वो 90 डेज़ कर दिया था, तो वो गलत था, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे कि जो वुमेन है वो 80 डेज़ मतलब पास्ट 12 मंथ में 80 डेज़ काम की हो उस इस्टेब्लिशमेंट में, तो उनको ये बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। फिर ये जो एक्ट है ये क्रेच फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराते हैं, और मैंडेटरी है ऐसे इस्टेब्लिशमेंट में जहाँ पे 50 या 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़, ठीक है, हैं, ठीक है। तो ये क्रेच फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराता है, ठीक। फिर ये जो प्रोविज़न है ये 1 अप्रैल और 2017 से एक्ट लागू हुआ था, ठीक है। फिर जो ये एक्ट है हर एक इस्टेब्लिशमेंट में प्रोवाइड कराया जाता है जहाँ पे फैक्ट्रीज़ हों, माइंस हों या फिर प्लांटेशन से रिलेटेड हो, वहाँ पे भी, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम फॉर वुमेन विच मे बी एक्सरसाइज्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 26 वीक्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द वर्क, ठीक है। अगर वर्क फ्रॉम होम कराया जा सकता है तो फिर वो कराया जाएगा 26 वीक्स पास होने के बाद, ठीक है। और क्रच फैसिलिटी सेक्शन 11A में दिया गया है, ठीक है, जो 1 जुलाई से इफ़ेक्ट में लाया गया था, ठीक है।
तो ये आप याद रखेंगे कि जो एक्ट है वो 1 अप्रैल में था और जो क्रैश फैसिलिटी है वो 1 जुलाई से आया था। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं, बस एक स्टेटमेंट दे देगा और वो गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, फिर एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड का भी इसमें वो प्रावधान है कि जो एक्ट है वो सिक्योर करता है 12 वीक्स ऑफ मैटरनिटी लीव फॉर मदर। ठीक है, जो अडॉप्ट करती हैं चाइल्ड को। ठीक है, और वो चाइल्ड 3 मंथ से कम होना चाहिए। ठीक है, या फिर जो ऑप्ट की हैं सरोगेसी के लिए उनके लिए भी है। फिर जो 12 मंथ का जो पीरियड है, ठीक है, उसमें जो चाइल्ड है उसको हैंड ओवर करना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्रैच फैसिलिटीज़ के बारे में भी है, ये तो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, कब वो लागू हुआ था और कितने मेंबर्स होने चाहिए एस्टेब्लिशमेंट में। 50 एम्प्लॉयज़ होने चाहिए क्रैच फैसिलिटीज़ को अवेल करने के लिए। ठीक है, फिर वर्क फ्रॉम होम हो गया और पेमेंट वगैरह देखिए, अपार्ट फ्रॉम 12 वीक्स ऑफ सैलरी अ फीमेल वर्कर इज़ एंटाइटल्ड टू अ मेडिकल बोनस ऑफ 3500। ठीक है, तो ये मेडिकल बेनिफिट भी उनको मिलता है। फिर जो इमरजेंसी प्रोविज़न है वो क्या बताता है कि 1961 के जो एक्ट है, ठीक है, जो मिस कैरेज या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के प्रेगनेंसी के बारे में बात करता है, तो उसमें बताया गया था कि 6 वीक्स तक का जो मैटरनिटी लीव है वो दिया जाएगा। ठीक है, फिर एम्प्लॉयज़ आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू एन एडिशनल मंथ ऑफ पेड लीव इन केस ऑफ कॉम्प्लिकेशन अराइजिंग टू प्रेगनेंसी। अगर कोई इमरजेंसी आ जाता है तो उसके लिए भी एडिशनल 2 वीक्स का उनको पेड लीव मिल सकता था। ठीक है, अब देखिए पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972। तो ये मैं सोचा था कि अलग से कराऊंगा, फिर ये क्विज़ में उसमें MCQs में आ गया तो मैं सोचा कि इसको यहीं पे करा देता हूँ। ठीक है, एवरी एस्टेब्लिशमेंट और शॉप विद इन द मीनिंग ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन रिलेशन टू एस्टेब्लिशमेंट एंड शॉप in a state in which 10 or more employees are or were employed on any day in the preceding 12 month। ठीक है, तो ये बताता है कि ग्रेचुइटी मतलब वो ये होता है कि आप अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट छोड़ रहे हैं तो उसके बाद आपको लमसम जो अमाउंट मिलना चाहिए वो ग्रेचुइटी फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो हर एक वो इस्टेब्लिशमेंट या फिर शॉप जहाँ पे अगर कोई एम्प्लॉय जो 10 या फिर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, और किसी भी 12 मंथ में अगर 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ अगर वहाँ पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे ये लागू होगा। ठीक है, ग्रेचुइटी एक रिवॉर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ मनी फॉर एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय ऑन हिज टर्मिनेशन फॉर हिज पास्ट सर्विसेज। ठीक है, जो पहले वो काम कर चुके हैं उसके बाद वो जो छोड़ रहे हैं तो उसके बाद ग्रेचुइटी उनको दिया जाता है। तो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 इनेक्ट किया गया था और इसका सोल ऑब्जेक्टिव था कि ग्रेचुइटी प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, मॉनेटरी अवार्ड दिया जाता है सर्विसेज रेंडर टू द एम्प्लॉयज़ वर्किंग फैक्ट्रीज, ऑयल फील्ड, माइंस और प्लांटेशन, रेलवे कंपनीज, शॉप्स और अदर इस्टेब्लिशमेंट अपॉन देयर सुपरएनुएशन। ठीक है, एग्जाम्पल ओल्ड एज, रिटायरमेंट अमाउंट एक्सेट्रा, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, डेथ और डिसेबलमेंट। ठीक है, फिर जो हर एक गवर्नमेंट ऑफिस है वो कंप्लाई करेगी द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 से। ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, मतलब कि ये मैंडेटेड नहीं है कि हर एक गवर्नमेंट ऑफिस को कंप्लाई करना पड़ेगा। एवरी माइन, फैक्ट्री, ऑयल फील्ड, पोर्ट, प्लांटेशन एंड रेलवे कंपनी, इनको मैंडेटेड है कि वो करेंगे ये चीज़, मतलब कि वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट को कंप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद अगर जो ग्रेचुइटी एक्ट 1972 है ये एप्लीकेबल है टू एन एस्टेब्लिशमेंट और शॉप वंस द एक्ट शैल कंटिन्यू टू अप्लाई, मतलब एक बार अगर ये लग चुका तो उसके बाद फ्यूचर में अगर वो 10 से कम मेंबर भी रहे एस्टेब्लिशमेंट में उसके बाद भी वो लागू होगा ही, मतलब एक बार लग गया तो हमेशा के लिए लग गया, ऐसा समझिए आप। ठीक है, अब देखिए एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923। तो एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 ये
इनेक्ट किया गया था ये देने के लिए ऑफर फी विथ इन द टाइप ऑफ कंपनसेशन बाय द एम्प्लॉयर्स टू द एम्प्लॉयज़ फॉर एनी एक्सीडेंट सफर्ड इन एन एक्सीडेंट। ठीक है, मतलब कि अगर एक्सीडेंट से अगर वो कोई किसी को चोट लग जाता है या फिर कोई सफ़र करता है तो उसके लिए कुछ कंपनसेशन देने की बात किया गया था इसमें। ठीक है, अर्लियर इट वॉज नोन एज वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। इट वॉज नेम्ड एज एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट ऑन 18 जनवरी 2010। ठीक है, तो इसमें अमेंडमेंट करके नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है, फिर एसेंशियल क्या है कि एक्सीडेंट होना चाहिए और कैजुअल कनेक्शन होना चाहिए विद द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मतलब एम्प्लॉयमेंट में ही होना चाहिए उसका एक्सीडेंट, ये नहीं कि बाहर कहीं हो गया। फिर एक्सीडेंट नीड टू हैव सफ़र्ड कॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मतलब एम्प्लॉयमेंट की वजह से ही उसको एक्सीडेंट होना चाहिए, तब वो इसमें से कंपनसेशन ले सकते हैं। ठीक है, एज़ पर पार्ट 3(1) of the Workers' Compensation Act 1923, the employers will not be liable to pay compensation in the following circumstances। मतलब इस केसेस में, अभी जो आने वाले केसेस हैं उसमें अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो जो वर्कर है उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, और वो क्या क्या है, इफ़ द हार्म डजंट फिनिश इन योर कंप्लीट और पार्शियल डिसेबलमेंट ऑफ द वर्कर फॉर एन इंटरवल एक्सीडिंग 3 days। ठीक है, अब देखिए ये जो द हार्म नॉट मेन इन लॉस ऑफ लाइफ, और मतलब अगर उसको होल डिसेबलमेंट नहीं हुआ है तब नहीं मिलेगा। ठीक है, कंप्लीट और पार्शियल डिसेबलमेंट जो हुआ है, ठीक है, और जो इंटरवल है मतलब होने के 3 दिन बाद अगर वो जाके कंप्लेन कर रहा है तो उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई हुआ है तो तुरंत बताओ। ठीक है, अगर वो ड्रिंक या फिर मेडिकेशन लेते समय अगर उसको कोई चोट लगा है तो उस समय नहीं होगा, क्योंकि वो तो फिर उसको रेस्ट करना चाहिए, फिर वो आराम क्यों, फिर वो काम क्यों कर रहा है। ठीक है, और अगर वो डिसओबीडियंस करके अगर वो उसको चोट लगा है तो फिर उसको नहीं मिलेगा। और सिक्योरिटी गार्ड या फिर डिफरेंट गैजेट को लेके अगर उसके बाद भी उसको चोट लग जाता है तो उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब कि एम तो किया गया था कि उसको प्रोवाइड कराएंगे सिक्योरिटी, लेकिन वो अपना विलफुल मतलब जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी में जाके कोई केमिकल्स हैं उसको छूना है, उसको मतलब ट्रांसफ़र करना है, और उसके लिए एक प्रॉपर उसको सूट दिया गया था, लेकिन वो जानबूझ के सूट नहीं पहना, तो फिर अब उसमें तो उसकी गलती है, तो इसीलिए उसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज़ें ये आप पढ़ के भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में अब देखिए सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, तो प्रोविज़न बनाया गया था। ठीक है, अलग अलग वेरियस स्कीम्स में कवर करने के लिए। ठीक है, तो कुछ एग्जिस्टिंग स्कीम्स जैसे कि एग्जिस्टिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे EPFO है जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, EASIC, और ये सब जो हैं लेबर मिनिस्टर के द्वारा हेडेड किए जाते हैं। ठीक है, मतलब कि लेबर मिनिस्टर के अलावा जो पीपल हैं उसको ये हेड करते हैं। ठीक है, फिर सोशल सिक्योरिटी फंड इसमें बनाया जाता है। ठीक है, सो बेसिकली आप इसको ऐसे समझिए जैसे जो सोशल सिक्योरिटी कोड है सॉरी थोड़ा तबीयत ख़राब है। सोशल सिक्योरिटी जो कोड है, ठीक है, वो फॉर्मुलेट किया गया था जो वेरियस स्कीम्स हैं उसको एक जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं उनके लिए जितने भी स्कीम्स हैं उसको कंबाइन करने का ही काम किया गया था। ठीक है, और जो एग्जिस्टिंग सॉरी जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है जैसे EPFO, ESIC, ठीक है, इसको कॉर्पोरेटाइज करने की बात की गई थी। ठीक है, एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया गया था। ठीक है, फाइनेंशियली उसको प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, और जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, गिग वर्कर्स हैं, और जो इनका जो नेचर चेंज हो रहा है ये सबको सोशल सिक्योरिटी के अंडर लाने की बात किए गए थे इसके अंदर। ठीक है, फिर एक नेशनल डेटाबेस बनाया गया था अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। ठीक है, जिसमें सारे के सारे जितने भी वर्कर्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना था ऑनलाइन पोर्टल पे। ठीक है, और सेल्फ सर्टिफिकेशन का
एक छोटा सा प्रोसीजर था, उसको फॉलो करना था, ठीक है। और ये फैसिलिटेट करता है एक्सटेंशन ऑफ बेनिफिट सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स टू बेनिफिशरीज इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है। फिर कोड विल मर्ज 9 एग्जिस्टिंग लेबर लॉज इंक्लूडिंग द एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923। ये जो सोशल सिक्योरिटी कोड था 2020 का, ये जो 9 एग्जिस्टिंग लेबर लॉज थे इनको मर्ज कर दिया गया, ठीक है, इसके अंदर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था और वो 9 आपको याद रखने हैं। जैसे कि कुछ एग्जिस्टिंग लेबर लॉज थे, ठीक है, जैसे एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 जो अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे कुछ देर पहले, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट, प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। तो ये सबको क्लब कर दिया था, ठीक है, एक कोड के अंदर, ठीक है। फिर ये जो बिल था ये इस्टेब्लिश किया था सोशल सिक्योरिटी फ़ंड को, ठीक है, ताकि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ंड है उनसे कुछ जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनको मदद मिल सके इससे, ठीक है। और मेडिकल पेंशन, डेथ, डिसेबिलिटी, ये सबसे उनको कुछ बेनिफिट प्रोवाइड कर सके, ठीक है, इनके लिए। फिर एक्सटेंड किया गया था जो एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, ठीक है, ESIC, उसका कुछ प्रोविज़न देख लेते हैं। जैसे इफ़र्ट बनाया गया था कि जो हेल्थ सिक्योरिटी है उसको कैसे सही कर सकते हैं जो वर्कर्स हैं उनकी, ठीक है। और ये 740 डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोवाइड कराया जा चुका है और अभी इस समय जो फैसिलिटी है वो 566 डिस्ट्रिक्ट तक ही हुआ है, बाकी के जो बचे वो धीरे धीरे कराया जा रहा है, ठीक है। फिर ये बात करता है जो हज़ार्डियस सेक्टर्स हैं, ठीक है, वो सबसे कैसे वर्कर्स को प्रोटेक्शन दिलाया जाएगा। अगर उसमें चाहे एक ही वर्कर हज़ार्डियस में काम क्यों ना कर रहा हो उसके लिए ये प्रोटेक्शन देगा, ठीक है। फिर प्रोविज़न फॉर लिंकिंग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड गिग वर्कर्स विथ ESIC, ठीक है, तो ये सब उसमें ऐड किया गया था, ठीक है। फिर एक्सटेंड करते हैं ये मतलब जो EPFO का कुछ प्रोविज़न है उसको भी देख लेते हैं। तो EPFO जो कवरेज था, ठीक है, सारे के सारे इस्टेब्लिशमेंट में जहाँ पे 20 वर्कर्स हैं, ठीक है, एट प्रेजेंट एप्लीकेबल ओनली टू, जो भी शेड्यूल में लिखे गए इस्टेब्लिशमेंट हैं वहाँ ये EPFO एक्ट लागू होता है, ठीक है। EPFO को ज्वाइन करने का भी ऑप्शन है, जहाँ पे कम है 20 वर्कर्स से वो भी सब EPFO को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। स्कीम्स वुड बी फॉर्मुलेटेड फॉर वर्कर्स कमिंग अंडर कैटेगरी ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड और फेलिंग अंडर एनी अदर कैटेगरी अंडर द एजेस ऑफ EPFO, ठीक है। तो ये सब हो गया। फिर ये जो और इसका जो प्रोविज़न है सोशल सिक्योरिटी एक्ट कैसे आया, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 कैसे आया, इसका कुछ बैकग्राउंड है। जैसे 2019 में बिल पास हुआ था, ठीक है, और फिर इसके बाद 2020 में इसको सेंट्रल गवर्नमेंट एक कोड की तरह अप्लाई कर दिया गया, ठीक है, नोटिफिकेशन जारी किया और इसको एस्टेब्लिशमेंट में अप्लाई कर दिया, ठीक है। फर्दर जो 2019 का जो बिल था वो नोटिफाई करता है स्कीम्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के, गिग वर्कर्स को भी रिफ़र किया गया था। ये पहले आउटसाइड मतलब इस एम्बिट के बाहर थे, फिर उसके बाद इनको इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। तो ये हिस्ट्री वैसे कोई पूछेगा नहीं इसका, लेकिन फिर भी एक को MCQs में आ गया था, एक यही आया था कि जो 2020 का जो बिल है वो बताता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, वो एक फ़ंड बनाएगी, ठीक है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी फंड बनाएगी और उसको एडमिनिस्ट्रेट करेगी एज अ सेपरेट सोशल सिक्योरिटी फंड फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर, ठीक है, मतलब कि सेंट्रल का अलग और स्टेट का अलग, ठीक है। फिर जो 2020 बिल है वो प्रोविज़न बनाता है 3 कैटेगरीज़ में वर्कर्स को रजिस्ट्रेशन करने के लिए बताता है, ऑर्गेनाइज वर्कर और गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ये 3, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनाया गया था, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ वेलफेयर ऑफ गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स,
ठीक है। फिर जो ये वर्कर्स स्कीम्स को मॉनिटर कर सकें उसके लिए, ठीक है। फिर ये जो बिल है इसमें शेड्यूल 7 था, उसमें बताता है कि कोई भी कंट्रीब्यूशन अगर सच एन एग्रीगेटर में बी एट द रेट नोटिफाइड by the government failing between 1 to 2% of the annual turnover of the aggregator. However, such contribution cannot exceed 5% of the amount paid or payable by an aggregator to gig worker and platform worker. ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा खास था नहीं। फिर इसके बाद ये सब तो हम लोग देख चुके हैं, है ना। फिर ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। तो ये 2020 बिल रिड्यूस करता है ग्रेचुटी पीरियड फ्रॉम 5 ईयर्स टू 3 ईयर फॉर वर्किंग जर्नलिस्ट, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो अगर आप इसको याद रखेंगे तो ठीक है। वैसे तो पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी याद रख सकते हैं, ठीक है। क्या पता पूछ ले। प्रधानमंत्री जन धन योजना तो काफ़ी इम्पोर्टेंट स्कीम है ये। अंडर द नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन वॉज लॉन्च इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर, ठीक है। तो 2 फेज़ में इसको लागू किया गया था, ठीक है, 4 साल के लिए। 28 अगस्त 2014 में लागू हुआ था। इट एनविसेज यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग फैसिलिटीज़ विद एटलीस्ट 1 बेसिक बैंकिंग अकाउंट फॉर एवरी हाउस होल्ड, ठीक है। मतलब कि बैंकिंग फैसिलिटीज़ के लिए था, हर एक हाउस होल्ड जितने भी हैं एटलीस्ट 1 तो बैंक अकाउंट हो, ठीक है। फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए था और क्रेडिट को एक्सेस करने के लिए था। इंश्योरेंस, पेंशन, ये सब जो बेनिफिट हैं उसको भी लेने के लिए ये था, ठीक है। तो जन धन योजना जो है वो एक प्लेटफॉर्म था, ठीक है। तो इसमें 3 सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को इंक्लूड किया गया था, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना एंड प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है। तो ये सारे स्कीम्स की बेनिफिट को अवेल करने के लिए ये बनाया गया था। फिर जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है कि इसको एक्सटेंड किया जाए, ठीक है, और कुछ चेंज लाके कि एवरी हाउस होल्ड की जगह एवरी अडल्ट कर दिया गया, ठीक है। फिर एग्जिस्टिंग ओवरड्राफ्ट, जो एग्जिस्टिंग ओवरड्राफ्ट का लिमिट थी 5000 थी, उसको रिवाइज करके 10,000 कर दिया गया। नो कंडीशन अटैच फॉर एक्टिव जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, ठीक है। ये सब उतना इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं। फिर जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है न्यू रुपए का, ठीक है, वो एग्जिस्टिंग 1 लाख से 2 लाख कर दिया गया, ठीक है। ये हो गया। फिर जो स्कीम की डिटेल्स हैं वो वैसे तो कवर हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी आप अगर एक बार देख लें तो सही रहेगा। फिर इसमें कुछ इम्पोर्टेंट मुझे जो इम्पोर्टेंट लगेगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फिर जो बेनिफिट देख ले, बेनिफिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्कीम डिटेल्स में कुछ है नहीं वैसे, ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं वो सब पता है। बेनिफिट में क्या है कि 1 बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट प्रोवाइड कराता है। जो भी पर्सन है वो अनबैंक पर्सन है, जिनके पास बैंक नहीं है, ठीक है। तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि मिनिमम आप कितने उस बैलेंस में रखते हैं, तो ये फ़ायदा है। काफ़ी लोग इसको फिर इसीलिए ओपन कराए, ठीक है। और इंटरेस्ट अर्न भी मिलेगा जो अकाउंट इसमें बनाएगा, ठीक है। रुपए डेबिट कार्ड भी मिलेगा, ठीक है। और एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर करता है 1 लाख तक का, जो 2 लाख तक का नए जो प्रोविजंस आए हैं उसमें रखा गया, ठीक है। जितने भी रुपए कार्ड हैं होल्डर्स हैं उनको मिलता है ये। फिर लाइफ इंश्योरेंस कवर भी देता है जो एलिजिबल हैं अकाउंट होल्डर, ठीक है। और 30,000 की इसको लाइफ इंश्योरेंस कवर देता है, ठीक है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ ये मैं जैसे बताया हूँ अभी 5,000 से 10,000 कर दिया गया, ठीक है। और एलिजिबल जो अकाउंट्स हैं वो एलिजिबल हैं और भी जो स्कीम्स हैं उसकी बेनिफिट लेने के लिए, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ठीक है, डायरेक्ट। फिर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, मैक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, मुद्रा स्कीम। तो ये सब की बेनिफिट लेने के लिए भी वो फिर इसके बाद प्रधानमंत्री जन धन जो योजना है उसके तहत ले सकते हैं, ठीक है। अब एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, ये देखिए ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है स्कीम, ठीक है।
ये फर्स्ट मेजर लेजिस्लेशन था सोशल सिक्योरिटी के ऊपर इंडिया में, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। और ये हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स को टैकल करता है, जैसे सिकनेस, मैटरनिटी और जो परमानेंट डिसेबिलिटी है उसको कवर करता है, ठीक है। ऑक्यूपेशनल डिसीज़ को भी कवर करता है, डेथ को कवर करता है, एम्प्लॉयमेंट इंजरी से अगर कोई डेथ हो गया उसको भी कवर करता है, ठीक है। और चाहे पार्शियल हो चाहे टोटल हो डिसेबिलिटी, दोनों को कवर करेगा, ठीक है। इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। और ये डिसाइड कौन करता है कि कितना कितना जाएगा, वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिसाइड करता है, ठीक है। ऐसे प्रीमाइस जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर्स हैं वहाँ पे ये लागू ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। फिर एम्प्लॉयज़ जिनकी वेजेस 21,000 पर मंथ से उतनी है या फिर उनसे कम है, ठीक है, वो सब इसमें हेल्थ कवर, इंश्योरेंस कवर, अदर बेनिफिट्स ले सकते हैं ईएसआई एक्ट के अंदर, ठीक है। अब ईएसआई कॉरपोरेशन भी बनाया गया है जो एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ठीक है। और ये रेगुलेट करती है मेडिकल सर्विसेज जो कि ईएसआई स्कीम प्रोवाइड कराता है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में। फिर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम ऑफ इंडिया इज़ अ मल्टी डायमेंशनल सोशल सिक्योरिटी स्कीम tailored to provide socio-economic protection to the working population and their dependents covered under the scheme, ठीक है। अब एक फैक्ट है ये स्कीम के बारे में जिसके ऊपर एमसीक्यू आया था कि ये स्कीम इनॉग्रेट किया गया था कानपुर में 24 फरवरी 1952 को, ठीक है। तो याद रख सकते हैं, फैक्ट ही है। फिर द कॉम्प्रिहेंसिव एंड मल्टी प्रोंग्ड सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय द एपेक्स कॉर्पोरेट बॉडी, ठीक है। फिर जो प्रोमलगेशन ऑफ द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 बाय द पार्लियामेंट वाज द फर्स्ट मेजर लेजिस्लेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी फॉर वर्कर, ठीक है। तो वही बता रहा है कि जो फर्स्ट मेजर लेजिस्लेशन इंडिया में आया था सोशल सिक्योरिटी के ऊपर वो यही था, सोशल एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 का, ठीक है। फिर ये जो एक्ट था ये हेल्थ रिलेटेड इवेंचुअलिटीज़ को कवर करता है, ठीक है, जैसे सिकनेस हो गया, मैटरनिटी हो गया, टेम्प्रेरी और परमानेंट डिसेबलमेंट हो गया, ऑक्यूपेशनल डिसीज़ हो गया और डेथ ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी। तो ये दोबारा वही रिपीटेड चीज़ है, ठीक है, तो हो गया। फिर जो इंडिया रेक्टिफाई किया है, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए और डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस जो लेक्चर था जो मैं थ्योरी किया था सोशल सिक्योरिटी का 10 मिनट के अंदर, उसमें ये मैं काफ़ी अच्छे डिटेल में समझाया हूँ, ठीक है। अब इंडिया हैज़ रेक्टिफाइड 6 आउट ऑफ 8 कोर फंडामेंटल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन, ठीक है। जैसे कि 8 जो कोर फंडामेंटल कन्वेंशन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें से 6 इंडिया रेक्टिफाई किया है और 2 को रेक्टिफाई नहीं किया है। तो रेक्टिफाई जो नहीं किया है चांसेस उसी से हैं कि क्वेश्चन पूछा जाए। तो कन्वेंशन नंबर 87 और कन्वेंशन नंबर 98 को इंडिया रेक्टिफाई नहीं किया है। तो कन्वेंशन नंबर 87 क्या बात करता है, ये एक्चुअली दोनों को दोनों जो है ये दोनों कलेक्टिव बार्गेनिंग के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप कि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग के ऊपर है या फिर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड कन्वेंशन जो हैं, तो ये दोनों इंडिया रेक्टिफाई नहीं किया है। अब बाकी जो फोर्स्ड लेबर से रिलेटेड 2 ठो हैं 29 और 105, ये दोनों रेक्टिफाई किया है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड जो है इक्वल रिम्यूनरेशन और डिस्क्रिमिनेशन कन्वेंशन, ये भी इंडिया रेक्टिफाई किया है। और जो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है मिनिमम एज और वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, दोनों रेक्टिफाई किया है इंडिया, ठीक है। तो कभी कभार तो डायरेक्ट कन्वेंशन नंबर दे के ही पूछ सकते हैं कि जो कन्वेंशन नंबर 100 है वो किससे रिलेटेड है, तो फिर वो इक्वल रिम्यूनरेशन कन्वेंशन से रिलेटेड है। और कन्वेंशन नंबर 111 किससे रिलेटेड है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन कन्वेंशन से रिलेटेड है। या फिर ऐसे ही पूछ सकते हैं कि वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन कौन से कन्वेंशन से रिलेटेड है, तो वो आप बताएंगे 182 कन्वेंशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ज़्यादा मुश्किल है नहीं, आप एक बार अगर इसको लिख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि इसको आप 3-4 बार दिमाग में पढ़ते रहे, तो 3-4 बार पढ़ने से एक बैठ जाएगा आपके दिमाग में कि हाँ ये सब कन्वेंशन थे, इससे रिलेटेड था, ठीक है।
तो ये हमारा सोशल सिक्योरिटी का जो इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन और फिर जो स्कीम्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी इसमें थे, डिटेल में था, ठीक है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट था ये लेक्चर सोशल सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में, ठीक है। तो हो गया, ज़्यादा लेंदी इस वीडियो को नहीं रखेंगे, ठीक है। थैंक यू।